रूस काल बनकर यूक्रेन पर टूट पड़ा है। रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के उन शहरों पर भी धावा बोल दिया है जिस पर उसने अब तक हाथ नहीं डाला था। यूक्रेन पर 400 विस्फोटकों से लदे ड्रोन से अटैक किया गया है, जबकि उसके शहरों पर बड़ी बड़ी मिसाइलों से वार किए गए हैं, जिससे पूरा शहर जलते हुए तंदूर जैसा दिख रहा है। निप्रोपेट्रोव्स्क शहर में इतनी लाशें बिखर गई हैं कि पूरा शहर मरघट जैसा दिखाई देने लगा है। आम लोग घरों में दुबक गए हैं, इस भय और आशंका में कि कब कोई उड़ता मिसाइल इनका भी काम तमाम कर जाएगा। यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर जिस तरह से ऑपरेशन स्पाइडर को अंजाम दिया था, उसके बाद ही दुनिया के बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू कर दिया था कि जिस यूरोपियन यूनियन के चढ़ावे पर उसने ऐसा घातक ऑपरेशन चलाया, उसका यूक्रेन को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की ऐसी गुस्ताखी पर गुस्से से बिलबिला उठे थे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को करीब से समझते हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पुतिन जब बहुत ज्यादा नाराज होते हैं तो वो साइलेंट हो जाते हैं, और वो जितने ज्यादा साइलेंट होते हैं उतना ही ज्यादा विस्फोटक बदला लेते हैं। उनकी अटकलें और संभावनाएं सही और सटीक साबित हुई, क्योंकि रूस ने अब यूक्रेन पर अपनी पूरी क्षमता से हमले करने शुरू कर दिए हैं। हमले में लगभग पूरा यूक्रेन निशाना बना है, जिसमें कीव, लिविव, सुमी सहित 9 इलाके प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ताजा हमलों में रूस के पूर्वी शहर खार्किव को भी निशाना बनाया गया है। यहां रूसी ड्रोन और मिसाइलों के हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग घायल हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों को रोकने या रूस को शांत करने के लिए यूक्रेन का कोई मित्र देश आगे नहीं आ रहा। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को बैकडोर सपोर्ट देते रहे हैं, वे भी रूस के ऐसे विध्वंसक गुस्से को देखते हुए खामोश हैं। खामोशी वैसे अमेरिका की भी बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में एक तरफा मध्यस्थता कर रहे हैं, उनकी ओर से अधिकतर बार बयान तब सुने जाते हैं जब यूक्रेन रूस पर हमला करता है। कुछ विचारकों की राय यह है कि जब जब रूस यूक्रेन पर हमले करता है तब तब ट्रंप की खामोशी बंधी रहती है। उनकी ये खामोशी रूस को एक मौन सहमति के तौर पर देखी जा रही है, जिसमें वे अप्रत्यक्ष तौर से रूस का समर्थन कर रहे हैं। वही बात अगर रूस और अमेरिका में दशकों पुरानी जो राइवलरी है उसको भी अगर हम समझते हैं तो वो भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देश मिलकर अपनी 70 साल पुरानी दुश्मनी को भुला देना चाहते हैं। अमेरिका में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तभी से रूस को लेकर उनकी नीति कुछ बदली बदली सी लगती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ट्रंप के साथ बैठकें करने की इच्छा जताई थी, जबकि ट्रंप खुद इन दिनों रूस के साथ छिड़े यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो क्या ये सब देखने के बाद ये समझा जाए कि दोनों देश दोस्ती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, या फिर ये समझा जाए कि मौका परस्ती वाली डिप्लोमेसी एक बार फिर कोई गंदा खेल खेलने जा रही है? अगर ऐसा है तो वो गंदा खेल क्या हो सकता है, और वो क्या है जिससे दुनिया भर के कई बुद्धिजीवियों को विचलित किया हुआ है? इस पर भी हम अभी लौटेंगे, लेकिन पहले अमेरिका और रूस के बीच होती दिख रही साठगांठ बहुत बड़ा स्वांग क्यों लग रही है, उस पर आते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस, जो कि उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उनके बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा था। शीत युद्ध के दौरान भी दोनों देश अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे हुए थे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े हो जाते हैं। उस समय अमेरिका ने रूस को संभावित खतरे के तौर पर देखा। जब नाटो का विस्तार हुआ तो रूस ने अमेरिका को आंखें दिखाई। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध होने की जड़ में भी मुख्य वजह यही है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है। पुतिन को लगा कि यूक्रेन नाटो में चला जाएगा तो अमेरिकी सेना उसके बगल में आकर खड़ी हो जाएगी, जो आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकती है। अब जब अमेरिका और रूस एक दूसरे को इतने संदेह भरी निगाहों से देख ही रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह है जो अब दोनों के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती हुई दिखाई दे रही है?
दोनों में दोस्ती की चाहत बढ़ रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर असल वजह है क्या? दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी रूस और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और सहमति भी जता चुके हैं। तब उनके इस डिप्लोमेटिक प्रेम का परिणाम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के तौर पर सामने आया था। बात 1950 की है, जब कोरिया जापान के कब्जे में था। जापान की हरकतों और अमेरिका विरोधी नजरिए के कारण वो पहले ही उसकी नजरों में चढ़ा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका दोनों ही उस इंटरनेशनल वाटर्स में अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। ऐसे में इन दो महाशक्तियों में उस समय भी गुल खिला था और यह तय किया गया था कि वे मिलकर कोरिया को जापान के चंगुल से मुक्त कराएंगे। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। कोरिया बंट गया और फिर कभी एक नहीं हो पाया। अब उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को जरा यूक्रेन से जोड़कर देखिए। हालांकि यूक्रेन एक रिपब्लिकन नेशन है, लेकिन उसके कई बड़े इलाके ऐसे हैं जो सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से खुद को रूस के ज्यादा करीब देखते हैं। रूस का भी यही कहना है कि उन क्षेत्रों को रूस का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन के डोनबास, पूर्वी हिस्से लुहांस्क और डोनेट्स जैसे क्षेत्रों पर रूस अपना अधिकार चाहता है। वो खार्किव और यूक्रेन के दक्षिणी भाग खारसोन को भी अपने साथ मिलाने की मंशा रखता है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों से उसकी पकड़ इस युद्ध में ढीली पड़ गई। अमेरिका की पिछली सरकार समेत लगभग समूचा यूरोप रूस के खिलाफ यूक्रेन को बैकडोर सपोर्ट देता रहा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रूस को लेकर इस मुद्दे पर कुछ नरम दिख रही है। कुछ चिंतकों का ऐसा भी मानना है कि युद्ध में उलझे यूक्रेन के इस विवाद को शांत कराकर यहां अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। इससे दो बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। पहला ये कि वो यूक्रेन को भविष्य में अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर यूज कर सकता है, क्योंकि भौगोलिक रूप से वो रूस और यूरोप के बीच में है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ऐसा तो वो इस युद्ध में यूक्रेन का खुले तौर पर साथ देकर भी कर सकता था, लेकिन ये बात कहने में आसान है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और रूस जैसे दो एटॉमिक पावर्स से लैस महाशक्तियां आमने सामने आ जाएंगी, जिससे महायुद्ध जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। लिहाजा इन हालात को ट्रंप प्यार प्यार से आहिस्ता आहिस्ता अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इसमें उन्हें कितनी प्रतिशत सफलता मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल यहां पर अमेरिका का जो मूव है वो भी लगातार चर्चाओं में है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है उसके मूव्स और उसकी हरकतें भी लगातार दुनिया की मॉनिटरिंग में है। यहां पर यूरोपियन यूनियन अपने आप को यूक्रेन का सगा बताता है, लेकिन उसी नाटो में जो है यूक्रेन को शामिल नहीं करता। अमेरिका भी इससे असहमत होता है। तो यहां पर ये खेल आखिर चल क्या रहा है? क्या इसके पीछे मंशा ये है कि रूस को जो है बहुत लंबी अवधि तक, सालों साल या फिर शायद कुछ दशकों तक लगातार इसी तरीके से युद्ध में उलझाकर रखा जाए ताकि वो आर्थिक तौर से टूटता चला जाए? इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं बेशक से अभी एंटी रशियन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इससे यह ना समझा जाए कि रूस के साथ में जो है अमेरिका की घनिष्ठता या फिर उसकी मित्रता हो सकती है। यहां पर गतिरोध जो है अलग तरह का, जो कूटनीतिक खेल है वो अलग तरह का है। यहां पर रूस के सामने चुनौती ये है कि किस तरीके से जो है इस रीजन में शांति स्थापित की जाए और उसकी जो मंशा है, जो यूक्रेन के जो बाहरी इलाके हैं जिन पर वो कब्जे चाहता है, वो अपनी शर्तों पर भी चाहता है, वो किस तरीके से पूरे हो पाए। लेकिन जब तक यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट मिल रहा है उसको, वो भी संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल होता क्या है, इस पर दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी हैं उनकी निगाहें बनी हुई हैं। राम की इस रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। और एक गुजारिश आपसे और कि आप जो खबरें हमारी देखते हैं, अपनी नॉलेज को आप इनहेंस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। आप जो है अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को भी ये वीडियोस जरूर शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक इसी तरह से पहुंचती रहेंगी। फिलहाल नमस्कार।